नमस्कार। कैमगिरी आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी ने मिलकर महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो बजट पेश हुआ, जिस तरह से राज्यपाल के संबोधन के बाद सरकार का जो लेखा जोखा रहता है वह लिख करके राज्यपाल को दे दिया जाता है और राज्यपाल उसको पढ़ देते हैं क्या किए हैं और क्या करना है। जैसे मोदी जी का द्रौपदी मुर्मू महामहिम उप राष्ट्रपति महोदया पढ़ देगी। अब राष्ट्रपति महोदया सभी परिस्थितियों के बीच जो व्यवस्था है संवैधानिक, अब राष्ट्रपति अगर देख रही है कि गलत है तो उसे सुधार करने के लिए बोल सकती हैं, राज्यपाल भी बोल सकते हैं। और जब सरकार और राष्ट्रपति या सरकार और राज्यपाल मिले तब तो फिर ठीक ही है। और अगर दोनों निष्पक्ष हो, सरकार और राष्ट्रपति, तो फिर वहां पर कोई सवाल उठता नहीं। लेकिन हम जिस बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था कर दी, मैं आप दर्शकों को वह जरूर बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने वाकई एक ऐतिहासिक काम बिहार में करना शुरू कर दिया है। चर्चा में क्यों है यह चीजें, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIADA ने राज्य में 25 नए औद्योगिक यूनिट को 12.5 एकड़ भूमि एवं प्लग एंड प्ले शेड का आवंटन किया है। यह निर्णय बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि जो इसकी है कि नीतीश सरकार लंबे समय से बिहार की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित मॉडल से औद्योगिक एवं निर्माण आधारित मॉडल की ओर ले जाने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में BIADA के उद्योगों के लिए भूमि आधारभूत संरक्षण और निवेश अनुकूल वातावरण विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इसके प्रमुख बिंदु क्या है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कुल औद्योगिक कंपनियां जो लगेंगी, उद्योग जो लगेगा, वह यूनिट्स 25 है। आवंटित भूमि जो जमीनें अलॉट की जा रही है वह 12.5 एकड़ में जमीन है। अनुमानित निवेश, इसमें कितना पैसा निवेश होगा, 25 फैक्ट्रियां बैठेंगी तो 168.52 करोड़, 168.52 करोड़ रुपया, यानी कि 168 करोड़ 52 लाख रुपया इसमें निवेश किया जाएगा। इन 25 फैक्ट्रियों में 12.5 एकड़ यानी 13 एकड़ ही मान लीजिए, 13 एकड़ जमीन में 168 करोड़ 52 लाख रुपया निवेश किया जाएगा। संभावित रोजगार, इसके अंदर रोजगार कितना मिलेगा इन 25 कंपनियों में और 168 करोड़ 52 लाख रुपए में, नौकरी उसमें कितने लोगों को मिलेगी, 1194 नए रोजगार इसमें मिलेंगे। उद्योगों के प्रकार क्या है, जैसे बायोमास आधारित उद्योग, मल्टीग्रेन प्रोसेसिंग यूनिट, अन्य लघु एवं मध्यम निर्माण इकाइयां, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें ले सकते हैं, या आप टेक्सटाइल से जुड़ी चीजें ले सकते हैं। यह सारी यूनिट्स जो होंगे, यह जब बनेंगे उसमें तो उसमें लोगों को काम मिलेगा। अब अगर बिहार में कार्टून गत्ते के जो पैकिंग होती है उसके बने तो उसमें भी काम मिलेंगे। ये भी MSME लघु उद्योग कंपनियों में आते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रमुख बिंदु इसका क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व इसका ये समझ लीजिए
रोजगार सृजन है यह, और राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार का अवसर, बिहार के लोगों को बिहार के ही अंदर, जिले के ही अंदर के लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, रोजगार सृजन में। और पलायन की समस्या में कमी, पलायन जो होगा उसके अंदर थोड़ी कमी आएगी। तो अब आप सोचेंगे कि पलायन बिहार में इतने भारी मात्रा में होता है, 1200 लोगों को काम मिलेगा तो क्या बिहार का पलायन हो गया? क्या बिहार में 1200 लोग हैं? 14 करोड़ की आबादी है। तो आप चुनाव आयोग के नजरिए से मत देखिए कि चुनाव आयोग ने 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए, अब वो नहीं है तो वो बिहार में, जिन्हें मृत्यु बता दिया वो जीवित है, वो अभी बिहार ही में है, तो वो चुनाव आयोग का था। लेकिन बिहार में अब चुनाव आयोग यही तो हमेशा नहीं रहेगा, चुनाव आयोग दूसरा कोई आए, कोई तो निष्पक्ष आएगा कि लोकतंत्र के अंदर भरोसा रखता हो। तो लेकिन यह यूनिट्स जो है बन रहे हैं, ऐसे ही अगर हर जिले में 10-10 यूनिट बनने लगे तो सोचिए कि एक यूनिट्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनती है एमएसएमई के अंतर्गत, तो आप ऐसा मत सोचिए कि 10 ही लोगों को काम दे सकती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हजारों लोगों को काम दे सकती है, उसके काम विस्तार हो तो, सरकार की फैसिलिटियां उसे मिले तो। अब लघु उद्योग में जो फाइनेंस लेता है उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, सरकार द्वारा उसमें सब्सिडी दी जाती है। जैसे सब्सिडी का 10% भी होता है, 20% भी होता है, 40% भी सब्सिडी होता है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग कंपनियों में। अब यह सब्सिडी अगर बिहार में मिली और इसमें दलाली नहीं खाया किसी ने, तो फैक्ट्रियां ही नजर आएंगी, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में नजर आएगी। पहले यही चीजें थी, व्यवस्थाएं थी कि लघु उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता था लोगों को, सर्टिफिकेट होता था, लोग वहां से फाइनेंस के लिए पास भी करके लोग देते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, बैंक में जाने के बाद वहां से कम्युनिकेशन बनता था और सर्वे होता था कि आप कहां पे डाल रहे हैं, कहां जमीन जगह लिया है आपने, यूनिट्स क्या होगा, कितनी लागत की यूनिट्स आप बैठाने जा रहे हैं, उसमें कितने लोगों को आप काम दे रहे हैं, मटेरियल उसका कहां से आप परचेज करने वाले हैं, रॉ मटेरियल। उसके बाद रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं, आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो उसका कितना रॉ मटेरियल आएगा, कितना में सप्लाई होगा, कितना मजदूरी होगी, कितना आपको बचेगा, यह रेशियो सब बैलेंस शीट में बताना पड़ता था और सरकारें देती थी, तो बैंक लोन भी देता था। तो लोग देखिए आप जगह जगह चौराहों पर लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी खोलते थे लोग, जैसे गोदरेज का हो गया, स्टील का हो गया, वेल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, गेट ग्रिल, इन सभी चीजों का। लेकिन वह सारी चीजें व्यवसाय बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर बंद होने लगा। भारी मात्रा में एमएसएमई जो 100-200 लोगों को रख करके काम कराती थी, वैसी कंपनियां 1,80,000 देश में बंद हो गई नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, चूंकि एमएसएमई को महत्व नहीं दिया गया। और एमएसएमई है जो लोगों को प्रवासी होने से रोकता है, घर में मिलता है। जैसे मनरेगा का स्कीम कांग्रेस ने निकाला था, मनरेगा एक कानून था, वह एक योजना नहीं थी सरकार की, वह एक कानून था। मनरेगा के तहत जो गांव घरों में लोगों को रोजगार मिलता था, नाली बनाने का, चक्रोट बनाने का, नहर बनाने का, पोखरा खुदाई का, तो पोखरा मिट्टी खुदाई से बन जाता था। अब सरकारी जमीन है, वहां से मिट्टी निकाल करके चक्रोट बन रहा है या नाली का जो मिट्टी निकल रहा है, उन सबसे एक पोखरा तैयार हो जाता था, और वह पोखरा गांव के लिए अच्छा होता था, वह तालाब बन गया, एक गांव को तालाब मिल गया और रास्ते भी बन गए, रास्ते की मिट्टी भी कहीं भी नहीं गया, पोखरे से आ गया, पोखरे की खुदाई और
रास्ते एक साथ तैयार हो गए। तो यह चीजें की जाती थी। तो तालाब में सी फूड्स यानी कि मछली पालन का एक व्यापार, वह भी व्यापार हो जाता था, उससे भी लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन यह सारी चीजें मोदी सरकार ने बंद कर दी है। अब नीतीश कुमार इन चीजों को वहां पर लागू करने जा रहे हैं। तो राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे, पलायन की समस्या में कमी आएगी, खत्म नहीं होगी लेकिन कमी आएगी, आर्थिक मजबूती मिलेगी क्योंकि उसी राज्य का पैसा उसी राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ग्रोथ भी बढ़ेगा, टैक्स भी आएगा। 168 करोड़ से अधिक का निवेश, राज्य की औद्योगिक आय और कर आधार में वृद्धि, इसके बाद में औद्योगिक औद्योगिक विविधीकरण, पारंपरिक उद्योगों के साथ नए सेक्टरों का विकास होगा। अब जहां पर यह 25 कंपनियां लगी, सोचिए वहां का एक दृश्य क्या होगा। तो उन कंपनियों में काम करने वाले जब मजदूर रहेंगे तो चाय चू तो पियेंगे, नाश्ता पानी भी करेंगे, कोई घर से खाना ला पाता है नहीं ला पाता है, वहां दुकान भी खोलेंगे। तो दुकान खोलेंगे तो चाय बेचने के लिए, चाय भेजने के लिए कंपनियों में वहां लोग एक दो लोगों को काम पर भी रखेंगे। तो मतलब इस तरह से भी रोजगार बढ़ेंगे। दूसरी चीज, काम करने के लिए जो आएंगे ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे तो उस ऑटो रिक्शा वाले का भी परिवार चलेगा। तो मतलब एक से जुड़े कई काम लोगों को मिलेंगे, उससे स्टार्ट होंगे। ऐसे में पारंपरिक उद्योगों के साथ नए सेक्टरों का विकास होगा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी, क्षेत्रीय संतुलन उससे बनेगा, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में यूनिट्स की स्थापना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी कि अलग अलग जगहों पर औद्योगिक क्षेत्रों में यूनिट की, ऐसे ही एक एक यूनिट की स्थापना करेंगे नीतीश। अब ऐसे में बिहार एक, अगर इस तरह से शुरुआत होती है नीतीश कुमार द्वारा, तो बिहार एक नया इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। जैसे पहले था, तब पहले इंडस्ट्रियल था तो झारखंड अलग हो गया बिहार से, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इंडस्ट्रियल जो थी वह एरिया चला गया झारखंड में। जैसे आसाम, जैसे आंध्रा और तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में इंडस्ट्रियल सभी चले गए और आंध्रा को किसान मिला। तो अब चंद्रबाबू नायडू उसको बढ़ा रहे हैं, अब वहां पे हब बना रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में जमीन और आसमान में जितना फर्क है उतना है। तो चंद्रबाबू नायडू आईटी हब बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी। तो चंद्रबाबू नायडू के आंध्रा की तुलना बिहार से नहीं किया जा सकता। आंध्रा के लोग कम बाहर जाते हैं, वहां पर इंजीनियर्स, आविष्कारी लोग ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि बिहार में पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला आज भी बिहार ही है। लेकिन बिहार के साथ भेदभाव हुआ। मोदी सरकार ने जो भी कहा, चाहे विशेष राज्य का दर्जा, चाहे 1.25 करोड़ का पैकेज, चाहे चीनी मिल्स को ओपन करने का बात, यह अगर कर दिया होता तो आज बिहार कुछ और होता। लेकिन ठगने का कार्य किया गया। 1100 एकड़ बिहार की जमीन को गौतम अडानी को 1 रुपए की लीज पर दे दी गई, यह दुखद रहा। अगर सोचिए 1100 एकड़ जमीन, उसमें अगर इंडस्ट्रियल हब बन जाए 1100 एकड़ में, अभी तो सिर्फ 13 एकड़ की बात हो रही है, 12.5 एकड़ का, 12.5 एकड़ में 25 कंपनी बैठने की। तो सोचिए 12.5 एकड़ में 25 कंपनी बैठ रही है तो 12,000 एकड़ में कितनी कंपनियां बैठती, विशाल हब बनता और पूरा बिहार उसमें समा जाता रोजगार में। लेकिन काश ऐसा होता, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो अडानी प्यारे हैं, देश लुटा दो भैया, लेकिन अडानी रहना चाहिए, वह तो वक्त आएगा देश बताएगा। लेकिन पूरा देश भेज दिया। तो अब नीतीश एक योजना लेकर के संकल्प कर चुके हैं और चल रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है बिहार बनेगा देश का इंडस्ट्रियल, बोल करके ऐसा कह रहे हैं। अब जमीनी स्तर पर साकार होता है या नहीं होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इस वक्त तो साकार होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ तो नजर आ रहा है। दूसरा चीज,
प्लग एंड प्ले मॉडल से उद्योगों की स्थापना आसान होती है। जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, जो इसमें निवेश करेंगे उनका भरोसा बढ़ेगा। तो छोटे छोटे निवेश रहेंगे, छोटे छोटे निवेश रहेंगे तो वह पैसे विड्रा होते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन अगर नेतागिरी उसमें हो गई, सरकारी चंदा में आ गई, फिर जैसे मोदी सरकार करती है चंदे में धंधा, वैसा की तो चालू होने के पहले बैठ जाएगा, बोलेगा भैया कितना का बजट है, अच्छा 10 करोड़ का बजट है, कोई बात नहीं आ जाओ लाइन में, 10 करोड़ का बजट है तो 1 करोड़ यहां रख दो। अब 1 करोड़ लेकर के 10% बैठ जाएंगे, तो 10 करोड़ में 1 करोड़ पहले ही दे दिया, तो 1 करोड़ का ब्याज कौन भरेगा? वो भरेगा, बिना कमाए हुए ब्याज भरना पड़ेगा। कंपनी चालू नहीं हुआ और 1 करोड़ का ब्याज उसको भरना पड़ेगा बैंक को। तो ऐसे ही कंपनियां भी डूबती हैं और ऐसे ही बैंक भी डूबते हैं। जब बैंक में जाएंगे तो कहेंगे मैनेजर अच्छा 10 करोड़ का है, चलो 15% होता है, लेकिन तुम मंत्री जी का आदमी हो, 10% भी छोड़ देता हूं। अब 10% ले लिया। लघु उद्योग का जो मैंने आप दर्शकों को बताया कि इसमें जो पेच आता है, जो सब्सिडी मिलती है लघु उद्योग से, उस सब्सिडी का एक डॉक्यूमेंट आता है जो बैंक में ले जाकर के देना पड़ता है। अब बैंक में देना पड़ता है तो वह डॉक्यूमेंट देने के लिए वह 40% अगर छूट है तो वह 40% बैंक को पैसा गवर्नमेंट के तरफ से उस खाते में पैसे जाता है, आपके लोन अकाउंट में वह सरकार 40% जमा करती है। जब सरकार जमा कर देगी तब वो माइनस होता है, आपका इंटरेस्ट उसका तब माइनस होगा। तो वो डॉक्यूमेंट देने के लिए वह अफसर लेगा आपसे, उसके बाद उसको एक्टिव करने के लिए बैंक मैनेजर लेगा आपसे। बैंक मैनेजर कहेगा अच्छा 10 लाख का लोन है आपका, 4 लाख तो इसमें छूट है, आपको 6 लाख ही तो भरना पड़ रहा है, तो 2 लाख हमको दे दो। तो लग बच करके उससे सब्सिडी में, तो यानी कि उस उद्योग बैठाने वाले को नुकसान ही नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर इन सब से छुटकारा मिल करके एक नए सिरे से अच्छा अगर व्यवस्था नीतीश कुमार देते हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जैसा नीतीश तेजस्वी का मैंने कहा कि 12 विधायकों का खेल, बजट ने तो बजट इसीलिए मैंने कहा कि बजट मोदी को डुबा देगा। अब मोदी से उम्मीद टूटी तो उन्होंने नई उम्मीद जगा ली है। अब ऊपर वाला उनका साथ दे, सद्बुद्धि आए कि उस पर जो उन्होंने एक शेड्यूल निकाला उस शेड्यूल पर काम करे। अब नीतीश और तेजस्वी अगल बगल में आज बजट के दिन बैठे हुए थे, दोनों हंसी मजाक में थे एकदम। नीतीश कुमार हालचाल पूछ रहे थे। एक सुखद रहा कि नीतीश को तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे आए विधानसभा के अंदर, और नीतीश ने तेजस्वी की जो सिक्योरिटी छीन ली गई थी वह सिक्योरिटी प्रदान कर दी। मैंने कहा था यह सम्राट चौधरी का काम था और नीतीश यात्रा से लौटेंगे तो सिक्योरिटी जरूर मिलेगी, और नीतीश ने दे दिया। इस बात का भी हरकम है। और 12 विधायकों का खेल बिहार में एक बड़ा खेल हो गया है। तो यह बजट सेशन और यह स्कीम नीतीश कुमार का कहीं मोदी सरकार को भारी न पड़ जाए। दूसरी, नीतीश ने तेजस्वी की जो सुरक्षा बढ़ाई है, यह कई सारे एंगल हैं इसके, और जो यह आ रहा है स्कीम आ रहा है बिहार के अंदर, यह मोदी का स्कीम नहीं, यह नीतीश का स्कीम है। अब दुर्भाग्य है कि जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, गया से सांसद है, और दुर्भाग्यपूर्ण या सौभाग्यपूर्ण उसका फैसला आप कीजिएगा, वह एमएसएमई मंत्री भी है, यानी कि लघु उद्योग मंत्री। 50,000 करोड़ का बजट है। अब वो कितना बजट एलॉट करेंगे बिहार के लिए जब एमएसएमई को बढ़ावा नीतीश कुमार दे रहे हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अब यानी कि जीतन राम मांझी को भी फंसा दिया है। दूसरी चीज, जो लल्लन सिंह उन्हीं के पार्टी के हैं, मछली पालन मंत्री, तो यह मछली पालन मंत्री यानी कि तालाबों से कनेक्शन, तालाब में मछली पालना, कितने तालाब खोदवाते हैं। अब नीतीश कुमार की इस पर निगरानी होगी, यानी कि मिल बांट के दिल्ली नहीं खा पाएगा।
अब बिहार में हुआ, दे दनादन गिनना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार धकिया देंगे। लेकिन और भी बहुत कुछ तस्वीरें हैं जो अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। और जो बजट हुआ है ना, मोदी की लुटिया तो डुबा ही दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, यहां आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।